एशिया टाइम्स और ओखला पोस्ट की ये पेशकश बहुत ख़ास है। वो इसलिए कि हम ओखला पोस्ट के ज़रिए से पूरे ओखला में और दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन को कवर कर रहे हैं और उसमें ये कोशिश कर रहे हैं कि हम उन उम्मीदवारों तक पहुँचें जो अपनी पार्टी में उम्मीदवारी के दावेदार हैं और वो मैदान में हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी उन्हें टिकट दे। लोगों के दरमियान जा रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं। ऐसी सीरीज़ हम चला रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनका विज़न और मिशन जान रहे हैं, किन बुनियादों पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जनता के सामने जाना चाहते हैं। उनके पास ओखला की अगर मैं बात करूँ तो ओखला का उनके पास विज़न और मिशन क्या है, अब तक उन्होंने किया क्या है, वो आने वाले दिनों का मंसूबा क्या रखते हैं। इसी सिलसिले में हमारी आज मुलाकात आरिफ सैफ़ी साहब से है। आप मजलिस के उम्मीदवार की लिस्ट में अपने आप को पाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी अहलिया जो आरिफ सैफ़ी हैं वो होंगी उम्मीदवार, असल उम्मीदवार वो होंगी। तो इस सिलसिले में हम इनसे बात करने आए हैं कि इनका विज़न और मिशन ओखला के लिए 102S के लिए क्या है और हम जानेंगे कि वो क्यों उम्मीदवारी का दावेदारी अपनी पार्टी में कर रहे हैं और लोगों के सामने कर रहे हैं। आप की जो दावेदारी है, ज़ाहिर सी बात है कि बहुत प्रबल दावेदार आप हैं और 5 साल पहले भी आप रहे हैं, लगातार आप मैदान में रहे हैं। तो ये जो समाज की खिदमत की सियासत में दावेदारी आपकी है, कि किस हद तक आप उसको क्लेम करते हैं? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। देखिए, दावेदारी का मुतालबा एक अलग है, मेरा इस पार्टी में मकसद है, पहले मैं वो मकसद वाज़े कर दूँ आपको। जी। देखिए, अपनी क़यादत की बातें हम अमूमन 4-6 लोग बैठ के हमेशा किया करते थे और आज भी करते हैं। चौराहों पे बात होती हैं कि भाई हमें क्या करना चाहिए, अपनी पार्टी मजबूत करनी चाहिए, अपने पार्टी को उठाना चाहिए, मगर कोशिशें नहीं करते। जी। इलेक्शन के दरमियान आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि बीजेपी को हराना है, उस पे वो मतलब कि हमारा सारा ध्यान होता है। तो आज से 7 साल पहले ये तमन्ना जागी कि अपनी क़यादत होनी चाहिए। अब अपनी क़यादत की तरफ नज़र डालिए तो उस टाइम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज़ हिंदुस्तान में बड़ी ज़ोरों से नज़र आ रही थी, जो जुल्म के ख़िलाफ़ अकेले शान पे शाना आँखों में आँखें डाल के लड़ रही थी। तो हमें ये लगा कि हमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को दिल्ली के अंदर भी लाना चाहिए, हैदराबाद से। तो हमने वो कोशिश ये की, अल्हम्दुलिल्लाह उसी टारगेट से हम लोग लगे। जब लगे तो हमने पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करी और जब पार्टी मजबूत करने की कोशिश हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने कहा कि अरे भाई आपको आगे आना चाहिए। पिछला इलेक्शन आपका जो है, आपके एतबार से अगर मैं बात करूं तो कैसा रहा था, क्या एक्सपीरियंस रहे थे पिछले इलेक्शन? देखिए, इस पार्टी में मैं आपको ख़ास तौर से बता दूं, ये पार्टी जो ज़्यादातर लोग जुड़े हैं, जज्बे से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं दिल में जो दर्द था उस दर्द को लेकर जुड़े हैं। इसमें पॉलिटिकल लोग नहीं जुड़े और उन लोगों ने इस पार्टी को उठाया, चाहे यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, ज़्यादातर उन्हीं लोगों ने उठाया। उसमें जो कुछ लोग जो जज्बा रखते थे कौम का, जैसे कि बिहार के प्रेसिडेंट अख्तरुल इमान जैसे लोग जो जज्बा रखते थे कौम के लिए लड़ने का, कौम की आवाज़ बनने का, तो उन लोगों ने वहाँ से पहल करी तो वहाँ रिज़ल्ट जल्दी आया। अब यूपी के अंदर ऐसे बहुत कम लोग नज़र आए जो जिन्हें पॉलिटिकल सलाहियत थी या कौम का जज्बा रखते थे, तो इस वजह से वहाँ थोड़ा सा टाइम लगा। अब हम भी दिल्ली के अंदर भी यही था कि सारे नॉन पॉलिटिकल लोग थे, हम भी नॉन पॉलिटिकल थे। जी। मगर जब पिछला इलेक्शन लड़ा, हमने उसमें ये रियलाइज़ किया कि इलेक्शन लड़ा कैसे जाता है, क्योंकि हमने हारने के बाद ये समझ में आया कि इलेक्शन की प्लानिंगें क्या होती हैं, इलेक्शन का सिस्टम क्या होता है, क्या किस तरीके से इलेक्शन को फाइट किया जाता है। अगर हमें तजुर्बा होता तो शायद मैं समझता हूँ जो यहाँ पे गतिविधि उस टाइम की भी थी, जो बैरिस्टर साहब का जलसा था, हम शायद वही इलेक्शन जीत गए होते। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें एक्सपीरियंस लिया और हमने उस हार को हार नहीं माना अपनी को, हमने उसे एक इबरत माना कि ये हमारे लिए एक इबरत है कि आगे आने वाले इलेक्शन में या आने वाले टाइम में हमें पार्टी को किस तरीके से मजबूती देनी है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका रिज़ल्ट नज़र आ भी रहा है। आप पूरे इलाके में घूमिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर आदमी की ज़ुबान पे है। पहले लोग बाग जानते भी नहीं थे, ये तो जानते थे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हमारे लीडर हैं, कौम के बड़ी आवाज़ उठाते हैं, मगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनकी अपनी कोई पार्टी है, उस लिहाज से ज़्यादातर लोग नहीं जानते थे। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह ओखला में क्या, दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में लोग बाग पार्टी को जान पा रहे हैं और ये तकरीबन नॉन पॉलिटिकल लोगों की ही ज़्यादा मेहनत मानी आप इसमें। ओखला की अगर मैं बात करूं तो गुज़िश्ता 5 साल में जो यहाँ पर काउंसलर रहे और उन्होंने जो भी किया नहीं किया, चूँकि आप इलेक्शन लड़ चुके थे और एक तरह से मैं अपोजिशन में आप मौजूद रहे 5 साल तक लगातार, तो ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ आप अगर मुझे बताएं कि जिसको लेकर के आप जो है
लोगों की, आम ओखला की जनता की, ख़ास तौर से अबुल फजल इनकलाब की जनता के लिए आपने उनसे रब्ता किया हो, या उनके जो हिस्से का जो काम था अगर वो नहीं कर रहे थे तो आपने उनसे काम कराने की भी ऐसी कोई कोशिश की हो? लगातार आप मैदान में रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, पहला इलेक्शन जैसे मैंने फाइट किया, उसके कुछ दिन बाद ही मैंने गंदगी के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी यहाँ पे, जिसमें कि आपको इलाके के कुछ लोगों को मालूम भी होगा, याद भी होगा, शायद आपको भी याद होगा कि मैंने 3 दिवसीय धरना दिया था थाने के सामने ही, ओखला थाने के सामने। वहाँ पे सफाई को लेके ही वो धरना था। ये इलेक्शन ख़त्म होने के कुछ दिन बाद की कहानी है। तो मुस्तकिल हमने इस तरीके की कोशिशें जारी रखी, कौम की, मिल्लत की कहीं भी कोई आवाज़ मॉब लिंचिंग की हो या कोई भी ऐसा हो, तो हमने उस के खिलाफ धरना प्रदर्शन हमेशा मुस्तकिल जारी रखा। इनकी गलत नीतियों के खिलाफ बोलते रहे, यहाँ तक कि बोलते बोलते ये दिन आया कि एक दिन एमएलए साहब ने खुद हम पे फर्जी केस लगवा दिया। काफ़ी टाइम तक वो केस चला, बाद में वो मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह वो केस ख़त्म हुआ। अगर मतलब कि उनके खिलाफ नहीं बोलते तो शायद वो केस भी नहीं लगाते। तो उन लोगों की गलत नीतियों को उजागर करने के लिए हम हमेशा मैदान में रहे। ओखला के इस दरमियान चूँकि आप मैदान में हैं, तो ओखला के मुद्दे, असल मुद्दे क्या हैं जिन पर आप चुनाव, अगर आपको पार्टी अगर टिकट देती है तो आप चुनाव में मैदान में उतरेंगे, तो ओखला के असल मुद्दों को, कौन कौन से मुद्दे हैं जनता के जिनको आपने आइडेंटिफाई किया है? इसमें सफाई एक मुद्दा है, कूड़े घर का एक मुद्दा है, यहाँ तक कि आपके इलाके में शौचालय नहीं है। आप देखिए मार्केट में अब चलिए इतनी गैदरिंग होती है मगर वहाँ शौचालय नहीं है। लोग बाग कालिंदी कुछ की तरफ देखिए, मेन रोड पे मस्जिद है, वहाँ पे गैर मुस्लिमों को मैं उस मस्जिद में आते हुए देखता हूँ। और वहाँ आप किसको रोकिएगा? क्योंकि जाहिर सी बात है वो परेशानी है आपके इलाके में। मैं समझता हूँ इस वार्ड के अंदर 3 जगह मैंने देखा है जहाँ आप शौचालय बना सकते हैं और वहाँ ज़रूरत भी है। तो उसके अलावा पानी का देखिए, यहाँ आप भी जानते हैं लाइन अब बिछनी शुरू हुई है, मगर ये पानी आएगा कब ये किसी को नहीं पता, क्योंकि पिछले 5 साल पहले जहाँ लाइनें बिछी हैं वहाँ अभी तक पानी नहीं आया। तो हमारे इलाके में कब आएगा ये नहीं पता। तो कम से कम 3 जगह ऐसे प्लांट लग जाने चाहिए, वार्ड के अंदर ही बता रहा हूँ मैं, वार्ड की बात कर रहा हूँ मैं, विधानसभा की नहीं। जो 3 जगह कम से कम, मैंने कहा 3 जगह प्लांट ऐसे लग जाने चाहिए जो लोग 20 रुपए की कैन खरीदते हुए जोर पड़ता हो जी, जिनके, क्योंकि एक कैन में तो पूरे दिन का गुजारा हो नहीं सकता, तो कम से 40-50 रुपए का पानी उन्हें खरीदना पड़ता हो, तो वहाँ वो उस प्लांट से 2 रुपये 3 रुपये में अपनी कैन भर ले के आए। ये हमें पानी के लिए काम करना है। और मैं समझता हूँ जितने आप देखिए बैटरी रिक्शा हैं या जो रोड पे चलने वाले लोग हैं, कहीं भी पीने का पानी का इंतज़ाम नहीं है। तो मेरी नॉलेज से कम से कम 2 से 3 जगह पानी के प्याऊ टाइप की मशीनें लगी होनी चाहिए, जो मेरे ख्याल में एक एज ए इस्लामिक तौर पे भी आपका फ़र्ज़ है कि प्यासे को पानी पिलाना। और आप एक पद पे रह के इन छोटे मोटे कामों को भी अंजाम नहीं दे पाएँ तो लानत है आपकी ज़िंदगी पर। तो इंशाअल्लाह हम तो उन कामों को करेंगे, जो कि प्लांट भी लगाएंगे इंशाअल्लाह, पानी के प्याऊ भी लगाएंगे इंशाअल्लाह, और शौचालय भी बनवाएंगे। साफ़ सफाई तो हमारी और कूड़े घर तो हमारी पहली लिस्ट में शामिल है इंशाअल्लाह। यहाँ एमसीडी में 2 सरकारी स्कूल हैं, आप स्कूल की मैं बात करूँगा। एमसीडी में मेरे वार्ड में 2 सरकारी स्कूल हैं जो 5वीं तक हैं। आज तक उनमें एक नया पैसा नहीं लगा उन दोनों स्कूलों में। जो हालात उनके मतलब के पहले थे केजरीवाल सरकार से पहले, आज भी वही हालात बने हुए हैं। उसमें आप ज़रा के देखिए, जबकि यहाँ ज़मीन की बड़ी किल्लत है कि भाई स्कूल के लिए किल्लत नहीं, भाई उन 2 स्कूलों की तो हालत ठीक कर सकते थे आप, उनको तो बिल्डिंगों में तब्दील कर सकते थे या वहाँ पे नई बिल्डिंग बना सकते थे, मगर वहाँ एक नया पैसे का काम नहीं करा। तो आप किसकी बात कर रहे हो? कौन की क्या काम करेंगे ये लोग? आप दिल्ली में एमसीडी लाने के बाद के मतलब दिल्ली में भी आ जाए, कल को फिर ये कहेंगे दोनों चीज़ आने के बाद अब केंद्र में भी हमारी सरकार आ जाए तभी कुछ होगा। तो इनके बहाने ख़त्म होने वाले नहीं है, ना काम करने वाले के लिए बहानों की भरमार है। टिकट का ऐलान नहीं हुआ, डेट का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन ओखला पूरा एक तरह से इलेक्शन मोड में चला गया है। तो आपको नहीं लगता कि ये आने वाला दिन बहुत मुश्किल होने वाला है आपके लिए भी और उन लोगों के लिए जो मुद्दों की राजनीति करते हैं? मौजूदा काउंसलर को ले लीजिए आप, वो बड़े बड़े होर्डिंग अपने लगा रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग उन्होंने लगाए, बड़ा बड़ा पैसा बीजे में, पोस्टर रोज़ वो नया पोस्टर उनका लॉन्च हो रहा है, नया होर्डिंग लॉन्च हो रहा है। एक मौजूदा काउंसलर को अपना प्रचार करने की ज़रूरत पड़ जाए। आप इस बात से समझिए कि वो लोगों के बीच में कितना गायब रहे, कि उन्हें बताना पड़ जाए कि आप, मैं उम्मीदवार हूँ, मैं दोबारा इलेक्शन में आ रहा हूँ, या मुझे मेरा नाम वाजिद है, ये बताना पड़ जाए। तो मतलब कि आप उनसे समझिए कि उन्होंने कितना काम किया होगा अपने। मैं तो कह रहा हूँ अगर मैं काउंसलर होता तो डंके की चोट पे कहता हूं कि मतलब मैं किसी भी हाल में एक होर्डिंग नहीं लगाता और बिना होर्डिंग के लोगों के बीच में जाता कि काम किया है तो वोट दे दो भैया, मैं होर्डिंग लगाने के लायक नहीं हूं क्योंकि मैंने माल नहीं कमाया।
अगर माल कमाया हो तो मैं होर्डिंग लगाऊंगा, वरना आप मुझे वोट दो। तो अब ये लोग कह ही नहीं सकते इस बात को। बहुत अहम बात कही आरिफ सैफी साहब ने कि अगर काउंसलर साहब ने काम किया है तो उन्हें होर्डिंग लगाने की, बैनर पोस्टर लगाने की और प्रचार करने की, ऐलान करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ आना है और ये बताना है कि हमने आपके दरमियान काम किया है। ऐसा लगता है कि ज़ाहिर है कि कहीं न कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि वो जिस तरह से गायब रहे हैं पूरे मंज़रनामे से 5 साल तक, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे फिर बताने की ज़रूरत है। इसलिए आप देखते होंगे कि गली मोहल्लों में इस तरह से ई-रिक्शाज़ पर उनके अनाउंसमेंट भी हो रहे हैं, होर्डिंग भी लग रही हैं, पोस्टर भी खूब लग रहे हैं। तो बहरहाल एक बड़ा सवाल उनके सामने ये है कि अगर उन्होंने काम किया है तो उन्हें इतना प्रचार-प्रसार पर खर्च करने के बजाय अपने उन कामों को सामने लाना चाहिए और जनता के सामने आकर के बताना चाहिए, जवाबदेह होना चाहिए, क्योंकि वो ओखला की जनता ने उन्हें चुना था, वोट दिया था और सपोर्ट किया था और उसके ज़रिए से उन्हें 5 साल तक वो काउंसलर रहे। तो उन्हें आज वक़्त है कि वो आकर के अपना हिसाब दें, बजाय इसके कि वो इस तरह से प्रचार-प्रसार करें। बहुत शुक्रिया।